नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसा एजुकेशन पर। सावन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग बात किए थे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन के बारे में, वो एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हमने बायोलॉजी का सीरीज शुरू किया जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके संबंधित ग्रंथि और उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। अब एक नया चैप्टर शुरू करने, आपने थंबनेल से समझ ही गया होगा कि वो चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग पढ़ने वाले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। इससे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा हमारा हृदय होता है, इसलिए हमने हृदय का सामान्य चित्र हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा आता है ब्लड है क्या, पहले इनके बारे में जानते हैं ब्लड है क्या। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड क्या है, तो ब्लड के बारे में जाने। ब्लड एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। और ब्लड का अध्ययन कहलाता है क्या, हेमेटोलॉजी। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, क्योंकि इसमें हेमेटिन नामक धातु पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसका कार्य देखें, शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व का परिवहन। ये रक्त करता क्या है, रक्त का कार्य भी तो होना है शरीर में। क्या करता है ये, शरीर में जो पूरा शरीर में घूमता है, उसे हम लोग तो ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड का पूरा शरीर में घूमना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। और सर्कुलेशन करता है तो साथ में करता है क्या, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। और शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, इसकी मापन के लिए एक मीटर होता है, जिसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हीमोसाइटोमीटर से ब्लड की मापन किया जाता है। और इसकी मात्रा की बात करें, शरीर में मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर, दैट मीन 5.5 लीटर। और शरीर में इस खून की मात्रा, एक तो वजन आप 5.5 लीटर कह सकते हैं, और पूरे शरीर का लगभग 7% ब्लड होना चाहिए शरीर में। अप्रोक्स होता ही है सबको। अगर आपका वेट 50 kg है तो आप उसका 7.5% फाइंड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 3.5 लीटर आएगा। अगर कोई इंसान 100 kg का है तो उसमें 7 लीटर ब्लड, ठीक। इसका मतलब ये रक्त का पीएच मान देखें तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है, क्योंकि क्षारीय और अम्लीय 7 से ज्यादा जैसे होगा वो क्षारीय कहलाएगा। तो ब्लड हमारा कैसा है, क्षारीय। इसका फॉर्मेशन की बात करें, अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मेरो बोलते हैं। रक्त का निर्माण जो होता है शरीर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, एक मोटे मोटे हड्डी के बीच, सपोज अगर के लिए ये मोटा हड्डी, इनके बीच वाला पार्ट जो दिखेगा, इनके बीच अगर हम इसे रेड करके दिखाएं, इनके बीच वाला जो पार्ट होगा यही क्या कहलाएगा, बैन मेरो, बोन मेरो। यही जो हिंदी में शुद्ध हिंदी में से अस्थि मज्जा कहेंगे, यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। कोई भी रक्त का निर्माण बोन मेरो में ही होता है। वो अलग बात है, लाल रक्त लाल बोन मेरो में बनेगा, यानी लाल अस्थि मज्जा में, व्हाइट वाला व्हाइट अस्थि मज्जा में, लेकिन अस्थि मज्जा ही सबका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, तो एडल्ट अवस्था में, हम लोग एडल्ट में हैं, आप लोग एडल्ट में आते हैं, तो आप लोग में, हम लोग में जिनका 18-20 साल से उम्र हो चुका है ज्यादा या उनके आसपास है, उनमें लोगों में, वयस्क इंसानों में ब्लड कहाँ बनता है, मोटी हड्डी अस्थि मज्जा में। जबकि जबकि कोई इंसान बच्चा है तो जो भ्रूण की अवस्था में है, उसमें ब्लड कहाँ बनता है, उसमें ब्लड बनता है लीवर में, ठीक है, क्योंकि उनमें बच्चों में बोन्स ज्यादा विकसित होते नहीं है, इसलिए। चलिए अब देखिए, ब्लड बनता है तो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है प्लीहा में, जिसे स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे कब्रगाह भी कहते हैं। ब्लड स्टोर भी वहां होता है और जाकर के वो मरता भी वही है, क्योंकि ब्लड रीजनरेशन, ब्लड जो है ना, आप सुने होंगे, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी 5 से 6 दिन, प्लेटलेट 7 से 8 दिन। लेकिन ये सब 7 से 8 दिन बाद मरते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं निकल आता है, नहीं। एक 20 से 120 दिन बाद वो ब्लड मर जाएंगे तो वो ब्लड कहाँ मरेंगे जाकर के, यही आरबीसी स्प्लीन में, जिसे हम लोग कब्रगाह बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रेवयार्ड, ठीक है। ब्लड स्प्लीन को, स्प्लीन या तिल्ली को या प्लीहा को कब्रगाह भी कहते हैं, और ब्लड जाकर के स्टोर होता है, और इसे ब्लड बैंक भी हम लोग कहते हैं। स्टोर की बात करें, अगर हम इसे लैब में स्टोर करना चाहें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजनेट मिलाकर मैक्सिमम हम इसे 42 दिन तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा ब्लड को नहीं रख सकते, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन, क्या मिलाने पर और ब्लड को कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं ब्लड के कुछ पार्ट हैं। ब्लड के दो तरीके से विभाजित किया गया, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और एक कनिका यानी कार्पुसल्स, जिनके जो होते हैं 2 भाग, और ये 3 भागों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की बात करिए, पूरे ब्लड का 55% भाग अपना रखता है, कंसिस्ट करता है 55% भाग, जिसे तरल अवस्था या प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का रंग देखें तो हल्का पीला कलर, यानी लाइट येलो कलर, या रंगहीन भी होता है। एक क्वेश्चन में लिया गया है पीला रंग, हल्का पीला रंग, दूसरा लाइट येलो कलर। एक ब्लड का वास्तविक रंग, एक क्वेश्चन आता है ब्लड का वास्तविक रंग क्या होता है, तो हल्का पीला रंग। वो क्यों होता है, क्योंकि वो तरल अवस्था का रंग लिया गया है प्लाज्मा, उसी के आधार पर इसे बांटा गया है कि ब्लड का वास्तविक रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग, ठीक है। आइए इसका पीएच वैल्यू की बात करें,
पीएच ये करता क्या है, तरल अवस्था, ये प्लाज्मा करता क्या है शरीर में, पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम करता है कौन, तो हमारा प्लाज्मा। और इसमें प्लाज्मा में 3-4 प्रोटीन भी पाए जाते हैं, फाइब्रोनेजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिन, फाइब्रोनेजन, बाकी यहाँ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में। इस प्रोटीन का काम क्या होता है, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करना। मान लीजिए आपका ब्लड हाथ में यहाँ पे कट लग गया, कुछ देर बाद यहाँ पे ब्लड आया और ये जम गया, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होता है इन्हीं प्रोटीन की वजह से, जो खून को जमा देता है। अभी हम लोग प्लेटलेट्स में पढ़ेंगे कि खून जमता कैसे, ये जाल बनाकर किस तरह खून को जमा लेता है, वीडियो कैसे बने रहिए। तो इन प्रोटीन का काम क्या है, शरीर में शरीर जब कट जाता है, शरीर के बाहर की ओर खून को जमाने में मदद करता है कौन, तो ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन। ये लगभग 7% पाए जाते हैं, 7 से 8%। प्रोटीन, प्रोटीन लेस पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज सीरम। सीरम निकालता है, जो आप सुनेंगे सीरम के बारे में, तो सीरम जो क्या होता है, जिस प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्लाज्मा का 2 पार्ट होंगे, एक प्रोटीन और एक प्रोटीन लेस। प्रोटीन वाले पदार्थ में, प्रोटीन वाले प्लाज्मा क्या करेंगे, रक्त को जमाने में काम करेंगे। जो प्रोटीन लेस होगा, जिसमें प्रोटीन नहीं होगा, वो कहलाता है सीरम। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन लेस प्लाज्मा का जो कि प्रोटीन लेस पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और प्लाज्मा का और 2 काम है मेन इंपोर्टेंट, ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन करता है। कितना परसेंट, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का परसेंट, ऑक्सीजन को 10% भाग परिवहन करता है कौन, प्लाज्मा। और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 3.5 से 7%, 3.5 से लेकर 3.7% तक ये परिवहन करता है कौन, प्लाज्मा। लगभग 95% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। दो अलग अलग डाटा दिया गया, 95, 92, 90%, लेकिन मैक्सिमम आप रखिए 90 से प्लस ही 95% तक प्लाज्मा में क्या होता है, पानी। इसीलिए प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब कणिका की ओर चलते हैं। कणिका जो होता है कार्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यहाँ पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी यहाँ, और प्लेटलेट्स यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी सबको पता होगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इनके 2 नाम होते हैं। हिंदी में लाल रक्त कणिका, लाल रुधिर कोशिका कणिका, ये सारे के सारे नाम होते हैं। इनका बायोलॉजिकल नाम जो होता है क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। किसका, आरबीसी का। आरबीसी का बायोलॉजिकल कहिए, केमिकल नेम कहिए, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। इनकी कलर की बात करें तो लाल होता है, सबको पता है ये लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ये भी सबको पता होगा। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन करता क्या है भाई साहब, तो गैसों का परिवहन करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन गैसों का परिवहन करता है। गैस मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, कोशिकीय श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन को लेकर आया कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से सूचित करेंगे। Hb जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, HbO2 बनाएगा, जिसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। इसके बाद जब वो ऑक्सीजन को लेकर आएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन का काम होगा, एटीपी बनेगा और CO2 रिलीज होगा। और ये CO2 जब रिलीज होकर वापस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, तो उसे हीमोग्लोबिन ही लेकर बाहर निकलेगा, मतलब Hb प्लस CO2, तब क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि फेफड़े के द्वारा फिर वापस बाहर चला आता है। इसलिए गैसों का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आप देखेंगे HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन और HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी गैसों का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में देखें तो हीम और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन अभी बताए थे और यहाँ पाया जाता है, और हीम एक धातु है। इसका लाइफ साइकिल देखें, लाइफ स्पेन देखें कितना साल होता है, तो 20 से लेकर 120 दिन तक ये जीवित रहता है कौन, आरबीसी। इसके बाद ये क्या हो जाता है, मतलब जो आरबीसी आज बना, लगभग 4 महीने तक वो जिंदा रहेगा। इसके दरमियान भी वो मर सकता है, 2-3 महीने में मर सकता है, लेकिन कम से कम 20 दिन रहेगा, मैक्सिमम 120 दिन रहेगा, इनके बीच तक रहता है। अब वो मरेगा तो कहाँ मरेगा, अभी हमने पढ़ा है, कब्रगाह किसे कहते हैं, स्प्लीन या तिल। ठीक है, चलिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, वही अभी हमने बताया, कोई भी रक्त का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा। लेकिन लाल आरबीसी आरबीसी बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा। कॉमन सा बात है, आप व्हाइट ब्लड के साथ लगा दीजिएगा व्हाइट अस्थि मज्जा, और यहाँ पर रेड ब्लड, रेड अस्थि मज्जा। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आपके और हमारे बीच जो आरबीसी है, आरबीसी का वैसे आकृति लगभग गोलाकार होता है, इनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मतलब केंद्रक में गुणसूत्र भी नहीं पाया जाएगा, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्या आरबीसी में एक सेल डिवीजन होगा, आंसर होगा नहीं। आरबीसी में केंद्रक होगा, नहीं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो मतलब क्या आरबीसी श्वसन में भाग लेगा, नहीं। क्लियर है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आरबीसी श्वसन में भाग नहीं लेता। क्लियर है। अब अपवाद वाली बात है कि ऊंट और लामा में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए आरबीसी का टॉपिक खत्म होता है, अगला चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम देखें, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम देखें, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है,
और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्बुकल्स या श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रुधिराणु कोशिका वगैरह वगैरह होते हैं। एक टॉपिक छूट गया यहाँ पर, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, या उसे खून की कमी से एनीमिया रोग, ठीक है। और आरबीसी ज्यादा भी हो जाए तो भी बीमारी होता है, ऐसा नहीं कि कमी से भी बीमारी हुआ, एक्सेसिव अमाउंट किसी भी चीज का वही बीमारी करता है। आरबीसी की कमी से लुकेमिया, सॉरी, आरबीसी की कमी से एनीमिया होगा, और आरबीसी की ज्यादा होने से वो पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। आइए डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट होगा। इसका कार्य क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, यानी वो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसे इम्यून सेल, रक्षक कोशिका या फाइटर सेल्स कहते हैं, जैसे फाइगोसाइटिक कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइगोसाइटिक नेचर अच्छा होता है, हम समझाते क्या होता है। इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बरकरार रखना, डब्ल्यूबीसी। इसका आकृति की बात करें, ये इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अमीबा की तरह भाई साहब जैसे तैसे फैले होते हैं। जहां इसको लगा कि कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, वो उन्हें क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे। ये कौन काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी। इसे एक वर्ड बोलेगा फाइगोसाइटिक नेचर, इसे बोलते हैं भक्षण कोशिका, भक्षाणु कोशिका, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया को भक्षण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका नाम क्या बना? फाइगोसाइटिक नेचर, ठीक है। निर्माण कहाँ होगा? बोन मेरो में। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन ये जिंदा रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या सेल डिवीजन होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होगी। एड्स की बात कर ले, एड्स में डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाए, जब आपको बॉडी में एड्स बीमारी हो जाएगी, तो वो क्या करता है? आपके बॉडी में बीमारी से लड़ने वाली जो कैपेसिटी होती है वो खत्म कर देती है, मतलब इम्यून सेल्स खत्म, इम्यून सेल्स से बोलते हैं डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी कोरोना में जो लोग मर रहे थे, उनका भी कारण ये कहीं ना कहीं एक भी देखा गया, जब उसे कोरोना हो रहा था वो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उसमें ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जा रहा था, और कहीं ना कहीं बीमारी में लड़ने की क्षमता कम हो जाती थी, बीमारी से लड़ने की क्षमता, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार, ग्रेनुल्स और एग्रेनुल्स, बोले तो कणिका और अकणिका बोलते हैं इसे। ग्रेनुल्स के वापस 3 भाग होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स एलर्जी को खत्म करता है, न्यूट्रोफिल्स जीवाणु। एलर्जी जो बॉडी में हो जाते हैं, बोलते हैं ना हमें बैगन से एलर्जी है, हमें गर्मी से एलर्जी है, कुछ हमें इससे एलर्जी है, तो इस एलर्जी को खत्म करने का काम कौन करता है? तो शरीर में उपस्थित बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? जीवाणु आयु जो बैक्टीरियाज होंगे उन्हें खत्म करने में मदद करेगा। और इसिनोफिल्स परजीवी का प्रभाव को कम करेगा। पैरासाइटिक जो होते हैं उनका प्रभाव अगर बॉडी में आ जाए तो उनको कम करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है ग्रेनुल्स, ग्रेनुल्स का कौन सा टाइप? ठीक है। आइए एग्रेनुल्स के पास। एग्रेनुल्स जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा कौन होगा? मोनोसाइट। सबसे छोटा कौन होगा? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? जीवाणु को मारता है, और लिम्फोसाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट बॉडी में क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। आपने एंटीजन एंटीबॉडी का नाम सुना होगा, एंटीबॉडी को बनाता है कौन? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी रहा। आइए प्लेटलेट्स को जानते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम जो है वो क्या है? प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड जमाने में सहायक होते हैं। अभी मैं ब्लड जमाने वाला बात प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या करता है? ब्लड को जमाने में मदद करता है। लेकिन केवल प्लाज्मा में ही नहीं, कुछ प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन ब्लड को जमाएगा है, लेकिन प्लाज्मा में कुछ प्लेटलेट्स में कुछ प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रोटीन। ये क्या करते हैं? खून को जमाते हैं। कैसे जमाते हैं समझिए। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, हमने यहाँ 2 ही लिखा, बहुत वैसे तो है 6-7 हैं, हमने 2 ही लिखा। थ्रोम्बिन प्रोटीन, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। अभी हमने पढ़ा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ? प्लेटलेट्स में। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जुड़ गया किसके साथ? प्रोथ्रोम्बिन के साथ, बना क्या दिया? थ्रोम्बिन। क्लियर है? अब ये वापस थ्रोम्बिन फाइब्रोनेजन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। ये भी फाइब्रोनेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? इसी प्लाज्मा में। थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रोनेजन के साथ जुड़ा और बना क्या देगा? फाइब्रिन प्रोटीन। और ये फाइब्रिन प्रोटीन होता कहाँ? प्लाज्मा में। ये और ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है? वापस में एक जाल का निर्माण करता है आकर के, जो कि ये जाल आपको दिख रहा है इस तरह से, और ब्लड जो है इसमें फंस जाते हैं आकर के, जो कि ब्लड जम जाता है। अब धागा आप देखे होंगे, या फिर सन वाला बोरा, एक बोरा तो होता है, एक प्लास्टिक वाला, एक
सन वाला होता है, पटसन वाला बोड़ा, आप उसमें देखेंगे छोटा छोटा छेद होता है, हालांकि कपड़े को भी जूम करने पर आपको दिखेगा कि यहाँ छेद होता है, उस तरह जाल बना लेता है ब्लड के बाहर कटने पर, और ये खून आकर के यहाँ पे जम जाता है। ये था ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हमने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा हृदय को समझ लेते हैं, हृदय के बारे में। बाकी ह्यूमन हार्ट एक टॉपिक ही होगा इसका, इसके बाद वही टॉपिक होगा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में दायां आलिंग बायां आलिंग दिखेगा, फिर ब्लड आएगा, कैसे जाता है, पूरा सर्कुलेशन होगा। ये मानव हृदय का सामान्य चित्र है। अगले वीडियो में हम इनको देखेंगे ये पूरी तरह से ब्लड कैसे शरीर में फैलता था। तो ये था ब्लड का एक सामान्य सा टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई तकलीफ आती है, कोई समस्या हो, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनमें हमने जो कटकुट किया, आप अगर जो लोग नहीं लिख पाए हैं, हम इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो वहां से लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।